हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस एग्जाम स्टडी पॉइंट बाय अभिनंदन अग्रवाल। चलिए आज अपन किसकी बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे सेबी एक्ट की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ठीक है, ये एक्ट क्या है? जो अपने ग्रुप 2 का एक पेपर होता है कॉमर्शियल ऑडिट में, PC20। उसमें PC20 का क्या है? PC20 कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉमर्शियल लॉज एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो जो कॉमर्शियल लॉज है उसमें एक एक्ट है सेबी एक्ट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? सेबी एक्ट के लिए आपको मेरे साथ 1 घंटे तक बने हुए रहना है। एक घंटे 15 मिनट तक अपने को ये एक्ट पढ़ना है। अपन इसमें जो भी इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी बात करेंगे और जो भी मेन पॉइंट्स है वो देखेंगे। आपको क्या करना है? आपको नोट्स बना लेने हैं। आप एक बार जब अभी पढ़ोगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, वापस देखिए, लेकिन ये अपने को अच्छी तरह से कर लेना है। बहुत ही छोटा सा एक्ट है और बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप नोट्स बनाइए कृपया, ताकि आपको अभी जब अपन पढ़ेंगे तो 1 घंटा सवा घंटा लगेगा। उसके बाद जब हम नोट्स बनाएंगे तो पहली बार में आपको टाइम लगेगा, दूसरी बार में मात्र 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे सिक्योरिटीज क्या होती है। सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज होती है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और ये कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? जो ट्रेडेबल है, जिसका अपन क्या कर सकते हैं? शेयर मार्केट में जिसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी ट्रेडिंग अपन कर सकते हैं वो है सिक्योरिटीज। ठीक है, इसके अपन टाइप्स की बात कर लेते हैं। ये लगभग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए इक्विटी, आपने सुना ही होगा। दूसरा डेब्ट, और तीसरा होता है हाइब्रिड। ठीक है, ये अभी अपना टॉपिक नहीं है, ये केवल मैं आपको सिक्योरिटीज के बारे में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सिक्योरिटीज अगर आपसे पूछता है, अपन एक्ट शुरू कर रहे हैं तो अपने को पता तो होना चाहिए कि सिक्योरिटीज क्या है। तो सिक्योरिटीज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपन ट्रेड कर सकते हैं और ये 3 टाइप्स की होती है। तो इस सिक्योरिटी के जो एक्सचेंज है, जो अपन खरीदते और बेचते हैं, इसके लिए बोर्ड बनाया गया है इंडिया में। उसको क्या कहा गया है? उसको सेबी कहा गया है। और उसके लिए क्या बना है? उसके लिए सेबी एक्ट बना है 1992। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करेंगे? हाँ, जैसा सभी अपन ने पुराने वीडियो में किया है, अपन इसकी सेक्शन वाइज बात करेंगे और कौन से सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अपन क्या बात कर रहे थे? अपन अब इसके सेक्शंस की बात करेंगे। इसमें टोटल कितने 35 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 जैसे कि अपन हमेशा बात करते हैं कि एप्लीकेबल कहाँ पे होगा और उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी। तो ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा और इसकी इफेक्टिव डेट याद कर लेना, 30 जन है, 30 जन 1992। सेकंड अपन बात करेंगे डेफिनेशंस की। तो इसमें कोई खास ऐसी डेफिनेशंस नहीं है जो समझाने के लिए हो, सब नॉर्मल डेफिनेशंस हो, तो यहाँ पे अपन डेफिनेशंस की बात नहीं करेंगे। तीसरी, सेक्शन 3 में क्या दिया गया हुआ है? सेक्शन में 3 में दिया गया है कि सेबी क्या है? सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट में आपको बता चुका हूं कि उसकी एक क्या है? लीगल एंटिटी है, मतलब वो कानूनी रूप से मान्य है। बॉडी कॉर्पोरेट की विशेषताएं क्या होती है? तो इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब क्या है कि ये हमेशा चलती ही रहेगी। किसी 1%, 2% या 10% के डेथ होने से ये क्या है? बंद नहीं होगी। तो इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। दूसरा है श्यू और बी शूड, मतलब सेबी अपने ऊपर केस कर सकती है, अपन सेबी के ऊपर केस कर सकते हैं। तीसरा, इसकी क्या होती है? कॉमन सील होती है। इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसकी ब्रांचेस भी हैं, जैसे दिल्ली है और भी जो मेट्रो सिटीज है वहां इसकी ब्रांचे भी अवेलेबल है। तो ये हो गए अपने सेक्शन 1, 2, 3। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 4 की, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें अपन मैनेजमेंट की अब अपन बात करेंगे सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 में क्या है? सेक्शन 4 में मैनेजमेंट दिया हुआ है। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर बोर्ड मेंबर्स है। अब ये कितने होते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें टोटल
एक तो इसमें क्या होगा, जो भी चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन मतलब चेयरमैन या चेयरवुमेन, एक इसमें क्या होगा आरबीआई का कोई ऑफिशियल होगा, दो इसमें होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर्स, और पांच में क्या होता है कि पांच में से तीन डायरेक्टर, एटलीस्ट 3 फुल टाइम डायरेक्टर, पांच में से तीन डायरेक्टर है ना वो फुल टाइम होने चाहिए और अपॉइंट होने चाहिए किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो टोटल इसमें देखिए कितने हो गए, टोटल इसमें 9 मेंबर्स हो गए। तो ये अपने को पूरा याद रखना है, एक चेयरपर्सन, एक आरबीआई ऑफिशियल, दो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, और पांच में से तीन क्या फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 में कहा गया है कि डिसीजन मेकिंग कैसे लेंगे अपने को, अगर मान लो कोई डिसीजन लेना है किसी भी मुद्दे पे तो वो कैसे लेंगे। तो सबसे पहले तो मेजोरिटी होती है, अगर मान लो 10% है, 10 में 6 ने कहा कि नहीं ये होना चाहिए और 4 ने कहा ये होना चाहिए, तो ये एकदम नॉर्मल सी बात है कि जो 6 लोगों ने कहा है वो बात मान ली जाएगी, यहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर इक्वलिटी हो जाए वोट्स की, मतलब अगर है ना जो 10 में से 5 ने कहा कि ये होना चाहिए पहला मुद्दा और 5 ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, अब क्या करें, अब समस्या खड़ी होगी। तो ऐसे टाइम पे जो भी चेयरपर्सन है उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपना सेकंड वोट, या जिसको कास्टिंग वोट कहते हैं, वो दे सकता है। मतलब चेयरपर्सन के पास कितने वोट हो गए, एक तो वो पहले दे चुका है और अब एक वोट और दे सकता है। वो 10 मेंबर थे, 5 और 5 का रेशियो था, अब इसने क्या किया, चेयरपर्सन ने ऊपर की तरफ कह दिया, तो यहाँ पे कितने 6 वोट हो गए और यहाँ पे कितने 5 ही रह गए, तो यहाँ वाला जो भी मुद्दा है वो पास कर दिया जाएगा, या जहां जो भी वहां पे बात हुई वो मान ली जाएगी। ठीक है। एक इसमें कहते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, इंटरेस्टेड पार्टीज का मतलब, इंटरेस्टेड पार्टी मतलब उनसे जुड़ी हुई, अगर उसमें कोई उनके फायदे से जुड़ी हुई कोई बात है तो वो इसमें क्या है, इस जो मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कांट पार्टिसिपेट, ये हमेशा होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड पार्टीज है तो अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है तो जो डायरेक्टर है वो उस मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 में क्या है, सेबी के फंक्शंस दिए हुए हैं। देखा जाए तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए आपको थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रख लेनी है कि सबसे पहले इसका क्या काम है, रेगुलेट करता है। किस किस को रेगुलेट करता है, एक तो कैपिटल मार्केट को करता है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनको, और इंटरमीडिएट मतलब शेयर को एक तरफ से दूसरे जो ब्रोकर्स होते हैं उनको इंटरमीडिएरी बोलते हैं, तो उन सबको क्या है ये रेगुलेट करता है। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी को भी सिक्योरिटीज में कुछ भी करना है, सिक्योरिटीज में से संबंधित कोई भी लेन देन करना है तो उसको सेबी के पास क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो जैसे ब्रोकर है, जैसे आपने सुना होगा जीरोधा है, या फिर बाद में और भी बहुत सारे हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, बहुत सारे हैं, तो उन सबको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, उनको क्या करना पड़ेगा, सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, जैसे अपने इकरा है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा। और एक होता है रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एक होता है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या है, मर्चेंट बैंकर ही क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर अपन कह सकते हैं कुछ लोगों का समूह है जो क्या करता है, जैसे मान लो कोई कंपनी आईपीओ लाने वाली है तो क्या करता है कि वो कंपनी क्या है, उसको सभी फॉर्मेलिटीज करने के लिए उसको सभी का नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करती है कि अपना टाइम और पैसा बचाने के लिए ये काम किसी को दे देती है, वो काम किसी को दे देती है कि आप है ना जो हम ये आईपीओ इश्यू कर रहे हैं, आप इससे संबंधित जो भी सारी फॉर्मेलिटीज आप कर लीजिए, आपको जितना भी आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका फीस होगी वो हम आपको पे कर देंगे। तो वो होता है मर्चेंट बैंकर, जिसको कंपनी ने के आईपीओ या जो भी पब्लिक इश्यू लाने के लिए जो मैंने पब्लिक इश्यू मैनेज करने का जो काम करता है वो होता है मर्चेंट बैंकर। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, अगर कोई फॉरेन वाला है उसको अगर इन्वेस्ट करना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा सेबी के पास। सेबी क्या करती है, प्रोहिबिट करती है, रोकती है किस चीज को, इनसाइडर ट्रेडिंग को। अब क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, सुन लीजिए।
इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसे है कि जैसे मान लो अभी कोरोना चल रहा है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या, कोरोना है, किसी फार्मा कंपनी ने कोरोना की दवाई बना ली, अब उसका पता किसको है, उसका पता जनरल पब्लिक को, अपने लोगों को पता नहीं है कि इस कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। तो फिर क्या होगा कि मान लो उसके अंदर के किसी व्यक्ति ने फोन करके बोल दिया, किसी को, कोई उसका जान पहचान वाला था, उसको फोन करके बोल दिया कि ये है ना जो ये हमारी ये कंपनी है, इसने ये वैक्सीन बना ली है, तो आप उसके जो भी शेयर मार्केट में शेयर लिस्टेड है वो खरीद लीजिए। तो जैसे ये खबर फैलेगी, जैसे ही कोरोना जब भी पता चलेगा वैक्सीन आ गई, तो वो उसका जो भी शेयर प्राइस है वो अप जाएगा। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या जैसे कंपनी वालों को ही पता थी, लेकिन कंपनी के किसी एक आदमी ने अपने रिलेटिव को बता दिया, ठीक है, तो ये हो गई इनसाइडर ट्रेडिंग। तो उससे उस रिलेटिव को क्या हो, फायदा हुआ। ऐसे होता है मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जैसे कुछ लोगों का ग्रुप होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे मैंने ए हूं, मैं एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो मैंने क्या किया, मैंने शेयर बेचे, उसने खरीद लिए, उसने बेचे उसने खरीद लिए, उसने बेचे उसने खरीद लिए। तो शेयर क्या था, 5 रुपए का था, उन्होंने खरीदे, वापस किया, ये तो शेयर बढ़ता जा रहा है 10, फिर बहुत सारे शेयर उसने कहा 10 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया। जैसे ही 50 रुपए का होगा वो शेयर क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो जो एक नॉर्मल कस्टमर है जिसने शेयर लगा कि शेयर कंपनी अच्छी, शेयर बढ़ रहे हैं, उसने खरीद लिए, तो वो क्या है, लॉस में चला जाएगा। तो ये होता है मार्केट मैनिपुलेशन। तो इसको क्या है, सेबी क्या करता है, रोकता है। सेबी प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर, जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसको, फॉर बीइंग डिसीव, मतलब उसके साथ कोई धोखा नहीं हो, उसका कोई लॉस नहीं हो, इसके लिए वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन आगे बात करेंगे सेक्शन 11 के बाद में सेक्शन 11A। सेक्शन 11A, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है CIS के बारे में। CIS क्या है, CIS है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब ये क्या होती है सुन लीजिए, एग्जांपल देता हूं मैं। ये है CIS, मान लो एक्सिस म्यूचुअल फंड है, या फिर ICICI म्यूचुअल फंड, या मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है, कोई भी एक म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि कोई भी 4 लोग हैं, मतलब लोगों से क्या करता है, फंड्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो इसने मान लो 5 करोड़ रुपए दिए, इसने 10 करोड़ रुपए दिए, इसने 1 करोड़ रुपए दिए, और इसने 50 लाख रुपए दिए। तो इनसे क्या किया, इसने फंड कलेक्ट कर लिया। ये अमाउंट छोटा भी हो सकता है। अब ये क्या करेंगे, ये इसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इनको कंपनीज अच्छी लगती है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, अदानी है, या कोई बैंकिंग सेक्टर है, या फिर कोई एनर्जी सेक्टर है, किसी भी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो वो अपना पूरा एनालिसिस करके और यहाँ पे कहीं पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि इनको प्रॉफिट होगा, हो सकता है लॉस हो, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि इनको क्या हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ। तो अब अभी क्या करेंगे कि इनको है ना, जो मान लो 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 2 करोड़ को क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उन चारों के बीच में। जैसे मान लो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 50 लाख रुपए इन्होंने अपना प्रॉफिट रख लिया। तो ये होती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। फंड इकट्ठा करेंगे ये और फिर बाद में इन्वेस्ट कर देंगे। फिर इनको जो भी प्रॉफिट होगा वो जो भी जिनसे इन्होंने पैसा लिया उनको दे देंगे और कुछ अपना प्रॉफिट अपने पास में रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन ने किसकी, सेक्शन 11A की बात कर ली। अब सेक्शन 11C की बात करेंगे। सेक्शन 11C में क्या इंस्पेक्शन दिया हुआ है कि सेबी राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा है कि सेबी क्या करेगा, अपॉइंट करेगा किसको, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को। उसका क्या काम होगा कि वो जो भी इंटरमीडियरीज है,
उसका क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। क्या इंस्पेक्ट करेगा, अगर उसका कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर उसने जो सेबी का एक्ट का क्या किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है, मतलब उसको तोड़ा है, तो ये ऑफिसर क्या करेगा, इस इंटरमीडिएरी का क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। इसके लिए इसको क्या चाहिए, जो भी ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको एक रिटर्न ऑर्डर चाहिएगा जो इसको इंटरमीडिएरी को दिखाना पड़ेगा। वो जाएगा तो ऐसे उसको एंट्री नहीं देने देंगे ना। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपने देखा हो टीवी में कि कोई जाता है तो वो सबसे पहले वारंट मांगते हैं कि वारंट दिखाइए, तो ये वारंट जैसा ही एक ये क्या है, रिटर्न ऑर्डर है। ये इसको दिखाना पड़ेगा इंटरमीडिएरी को, तभी वो क्या करेगा, आपको एंटर करने देगा। ये कब एंटर कर सकता है, ऑफिसर ही वर्किंग आवर्स के दौरान ही एंटर कर सकता है। जो इंटरमीडिएरी है उसका क्या ड्यूटी है, इसकी ड्यूटी ये है कि ये जो भी ऑफिसर्स को जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, रजिस्टर चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, या जो भी उसको चीज चाहिए वो सब अवेलेबल करवाने का काम किसका है, वो इंटरमीडिएरी का काम है। इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, इंस्पेक्टर क्या करेगा, या तो क्या करेगा, इन सबको सीज कर देगा। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, रजिस्टर है, रिकॉर्ड है, इंफॉर्मेशन है, इसको क्या करेगा, ये सीज कर देगा। ठीक है। और सीज के साथ क्या है कि सीज कर देगा। दूसरा क्या है कि ये क्या करेगा, इसकी कॉपीज, मतलब इसकी जेरोक्स कॉपी निकालेगा या फिर उसको जेरोक्स कॉपी निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट को लेके जा सकता है, या फिर क्या कर सकता है, इस पे आइडेंटिफिकेशन मार्क बना सकता है, जैसे वहां पे साइन कर देगा या कोई ऐसा पॉइंट बना देगा। जिससे ये क्यों बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी रिकॉर्ड्स में चेंज ना कर सके। नहीं तो अगर मान लो उन्होंने रिकॉर्ड चेंज कर दिया तो पता कैसे चलेगा। तो इसलिए क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाए जाते हैं। अब देखो कि ये जो इसने सीज किया है, ये जो सीज किया है, ये जो सीज करके लेके गया है, इसके लिए इसको क्या है, सेबी का जो भी चेयरपर्सन, अगर अपन सेबी की बात करते हैं तो हमेशा सेबी के चेयरपर्सन की बात करेंगे। तो सेबी के चेयरपर्सन का क्या चाहिए, इसको प्रावर अप्रूवल चाहिए। और ये 6 महीने के लिए क्या कर सकता है, इसको सीज कर सकता है, उसके बाद इनको लौटाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें यही ध्यान देने वाली बात है 6 मंथ्स की। और तो बाकी सब नॉर्मल्स बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6। ये जो इसने जो भी ऑफिसर है उसने इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई है और एक सीजर मेमो होता है, इन दोनों को ये सबमिट करेगा किसको, सेबी के चेयरपर्सन को। अब सीजर मेमो क्या होता है, ये अपन बताता हूँ मैं सीजर मेमो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, हाँ तो अपन सीजर मेमो की बात कर रहे थे ना। तो सीजर मेमो क्या होता है, सीजर मेमो कुछ ही नहीं है, किसी ऑफिसर ने क्या किया, इंटरमीडिएट की यहाँ पे क्या किया, इंस्पेक्ट किया, तो उसने जो भी वहाँ पे चीजें उसको मिली और उसमें जब्त की, तो अगर वो फिजिकल फॉर्म में जब्त किया, जैसे मान लो वहाँ पे कोई कैमरा था, कोई पेन ड्राइव थी, तो वो तो क्या हो गया, फिजिकल फॉर्म हो गई। तो उसको तो क्या है कि वो फॉर्म ई में क्या करेगा, लिखेगा उसमें कि ये मुझे आइटम मिले, उस पर साइन लेगा, सामने वाला इंटरमीडिएट उसकी साइन लेगा, खुद के साइन लेगा, अपने जो साथ में है उन ऑफिसर्स के साइन लेगा, उसमें और भी बहुत सारी चीजें भरेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जैसे मान लो पेन ड्राइव के अंदर जो आइटम थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थे। ठीक है, उन्होंने कोई हार्ड डिस्क ली, उसके अंदर जो भी था वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था, तो उसके लिए वो फॉर्म ऐप भरेगा। तो ये होता है सीजर में, मतलब उसने जो भी चीजें सीज की है उसके लिए 2 तरह के फॉर्म होते हैं, एक तो फॉर्म ई और एक फॉर्म एफ, यही होता है सीजर में। अब देखिए अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं इस एक्ट की, वो है पेनल्टीज। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में बनते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसको। इसमें देखिए मैंने सेक्शन कितने हैं इसमें, 15A से लेके 15H है, तो ये तो टोटल 8 हो गए। फिर बाद में 15HA है और 15HB है, तो टोटल 10 इसमें सेक्शंस है 15 में, जिसमें पेनल्टीज के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए मैंने 15A, 15B, 15C, 15D और 15E के बारे में बोर्ड पे लिख दिया है, तो अपने को इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये तो केवल मैंने एक आपको नॉलेज के पर्पज से लिखा है, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा। अभी इसके बाद में अपन बात करेंगे कि 15A से 15E तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पेनल्टी सेम लगती है।
पेनल्टीज क्या है, सेम है 15A से 15E तक, वो अपन आगे बात करते हैं। इसलिए मैंने क्या इनको लिख दिया है, जो भी पेनल्टीज लगेगी वो 15A से लेके 15E तक अगर वो कोई कॉन्ट्रावेंश करते हैं तो उस पर सेम पेनल्टी लगेगी। अब देखिए 15A में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई भी मतलब रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, अगर वो फेल हो गया, इंफॉर्मेशन सेबी ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है उसको प्रोवाइड नहीं करवा सका। दूसरा फाइल रिटर्न, अगर रिटर्न भरी जाती है, जो भी रिटर्न जैसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वैसे इनकी भी एक रिटर्न भरी जाती है, अगर उसको रिटर्न करने में वो फेल हो गया या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में वो फेल हो गया तो उस पर पेनल्टी सेक्शन 15A के अंदर लगेगी। सेक्शन 15B क्या है, कोई भी इंटरमीडियरी है वो क्या है कि क्लाइंट्स के साथ क्या है, एंटर इनटू एग्रीमेंट विद क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स के साथ क्या है एग्रीमेंट करने में क्या हो गया, वो फेल हो गया तो सेक्शन 15B के अंदर उसको पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 15C में कहा गया है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है या कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी लिस्टेड कंपनी है या कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो फेल हो जाता है रीड्रेशल ऑफ ग्रीवेंस, मतलब जैसे कोई समस्या है, लिस्टेड कंपनी है उससे जुड़ी हुई इन्वेस्टर की कोई समस्या है और वो उसको सॉल्व नहीं कर पाया, अगर आप जाते हैं कोई भी लिस्टेड कंपनी की साइट पे तो वहां पे दिया हुआ रहता है क्या, कस्टमर कॉर्नर ऐसे कुछ दिया हुआ रहता है और उसमें आप जाएंगे तो उसमें रिड्रेशल ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया रहता है। तो अगर वहां पे आपने कोई कंप्लेन की और ये सॉल्व नहीं कर पाया है तो 15C के अंदर उसको पेनल्टी लगेगी। 15D में क्या है, अगर म्यूचुअल डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड के केस में डिफॉल्ट किया है तो 15D के अंदर पेनल्टी लगेगी। इसमें क्या डिफॉल्ट किया, या तो म्यूचुअल फंड का उसने काम करना शुरू कर दिया लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, जबकि अपन ने सेक्शन 11 पढ़ा था वहां फंक्शंस दिए हुए थे सेबी पे, वहां क्या कहा गया था कि अगर कोई भी सिक्योरिटीज में अगर कोई भी लेन देन करना चाहता है तो सेबी के साथ उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो इसने क्या किया है कि म्यूचुअल फंड ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, बिना रजिस्ट्रेशन उसने क्या है म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर दिया, तो फिर बाद में क्या है उस पर क्या है 15D के अंदर पेनल्टी लगेगी। या फिर जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड कोई भी कंपनी जाकर रजिस्टर करवाती है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, कंप्लाइड टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को उसने क्या कंप्लाई नहीं किया। उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट। देखिए अगर आप है ना जो म्यूचुअल फंड कुछ खरीदते हैं तो आपके पास क्या है यूनिट सर्टिफिकेट आता है, तो अगर वो डिस्पैच नहीं कर पाया या फिर रिफंड एप्लीकेशन मनी, उसने कोई एप्लीकेशन लगाई थी कस्टमर ने लेकिन वो क्या है कि उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं हो पाया, उससे जुड़ा हुआ पैसा वो रिफंड नहीं कर पाया। तीसरा इन्वेस्ट मनी कलेक्टर फ्रॉम इन्वेस्टर, इन्वेस्ट मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से उसने कुछ मनी इकट्ठी की थी लेकिन वो उसको क्या है इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ये 3 क्या है टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि यूनिट सर्टिफिकेट डिस्पैच करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन में मनी लगी है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा अगर काम नहीं आई है, और अगर एक कोई इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे आपने मनी कलेक्ट की है तो उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर ये नहीं करता है तो सेक्शन 15D के अंदर उसको पेनल्टी लगती है। अब सेक्शन 15E की बात करें, सेक्शन 15E में है असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अगर फेल हो जाती है, फेल्स टू कंप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उस पर 15E के अंदर पेनल्टी लगती है। अब ये तो अपनी नॉलेज की बात होगी। अब अगर आगे बात करते हैं कि पेनल्टी कितनी लगती है, वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। चलिए तो अपन ने सेक्शन 15A से 15E की बात की थी, तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट एक ही चीज है कि पेनल्टी कितनी लगेगी, मिनिमम पेनल्टी क्या होगी, मैक्सिमम पेनल्टी क्या होगी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेक्शन 15A है उसमें मिनिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, तो कितनी लगेगी 1 लाख रुपए, तो मैक्सिमम कितनी लगेगी 1 लाख रुपए पर डे या फिर 1 करोड़, जो भी कम हो, इन दोनों में से जो भी कम हो। ध्यान देना 1 लाख पर डे, उसने क्या किया
कि सेक्शन 15A का क्या है, कॉन्ट्रावीन कर दिया। अब क्या है कि उसने है ना जो वो कॉन्ट्रावीन किया 60 डेज के लिए, तो उसकी पेनल्टी कितनी हो गई, 60 लाख हो गई। तो वो क्या है, 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो उसको कितना भरना पड़ेगा, 60 लाख भरना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने वो क्या कर दिया, 120 डेज के लिए कर दिया, तो कितनी हो गई उसकी, 1 करोड़ 20 लाख हो गई। और यहाँ पे कितनी है, 1 करोड़। तो उसको अब कितना भरना पड़ेगा, अब उसको 1 करोड़ रुपए भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया जो भी कम होगा वो उसको भरना पड़ेगा। ये पेनल्टी है ना 15A, 15B, 15C, 15D और 15E, इन सभी सेक्शनों में सेम पेनल्टी लगती है। तो ये अपने आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, या फिर 1 करोड़, विच एवर इज लेस। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 15F में दिया गया है कि अगर ब्रोकर फेल हो गया, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इश्यू करने में। आपके पास क्या है, ब्रोकर अगर आप कुछ खरीदते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई होती है। तो अगर उसको वो फेल हो गया, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पाया अपने क्लाइंट को, तो उस पर मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी लगेगी। कम से कम कितनी लगेगी, 1 लाख लगेगी। या फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट का जो भी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट है 5 लाख का, तो उसके 5 गुना तक, मतलब 25 लाख रुपए तक पेनल्टी लग सकती है। तो रेंज कितनी होगी, 1 लाख से 25 लाख रुपए तक। ठीक है। डिलीवर सिक्योरिटी, क्लाइंट्स के लिए उसने क्या है, क्लाइंट्स ने कुछ उसको पैसा दिया था कि आप मेरे लिए ये खरीद लेना, लेकिन ब्रोकर उसको खरीदने में वो हो गया, खरीद नहीं पाया, और खरीद भी नहीं पाया, और उसको डिलीवर जब खरीदा ही नहीं तो सिक्योरिटी डिलीवर कैसे करेगा। तो इस टाइम पे जो पेनल्टी है वो ये वाली लगती है, कितनी, 1 लाख या फिर 1 लाख पर डे, 1 करोड़। नेक्स्ट बात करें एक्सेस ब्रोकरेज। अगर जो भी एक लिमिट होती है ब्रोकर की, या उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन कर रखी है ब्रोकर ने कि मैं इतनी ब्रोकरेज लूंगा, अगर उससे उसने ज्यादा ब्रोकरेज ले ली तो उस पर या तो 1 लाख, या फिर जो भी एक्सेस ब्रोकरेज ली है, जैसे उसने 2 लाख रुपए एक्सेस ब्रोकरेज ले ली, तो उसका 5 गुना कितना, 10 लाख रुपए। कम से कम कितना, 1 लाख रुपए, और ज्यादा से ज्यादा कितना, 10 लाख रुपए। इन दोनों में जो हायर होगा, हायर कौन है, यही है, तो 10 लाख रुपए। अगर उसने 10,000 रुपए ब्रोकरेज लिया होता तो उसका 5 गुना कितना होगा, 50,000। लेकिन मिनिमम कितना है इसमें, 1 लाख रुपए, तो इस पे हायर कौन सा लगता है, 1 लाख रुपए उस पर पेनल्टी लगती। ये अपन हो गई 15F की बात। अब 15G और 15H की बात कर लेते हैं। 15G इनसाइडर ट्रेडिंग आपको बात कर चुका हूँ कि वो कोरोना वायरस की वो आ गई थी, मेडिसिन आ गई मान लो मार्केट में, तो कोई अंदर के व्यक्ति ने अपने रिलेटिव को बता दिया, उसने शेयर खरीद लिया, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग होगी। मतलब वो जनरल पब्लिक के लिए जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस पर मिनिमम तो 10 लाख रुपए पेनल्टी है, और मैक्सिमम कितनी है, 25 करोड़, या फिर जो भी उसने प्रॉफिट कमाया उसका 3 गुना। जैसे मान लो कोई डायरेक्टर था, उसका CMD था, उसको पता चला, उसने अपने रिलेटिव को बताया, तो उस रिलेटिव ने इससे कम से कम उसने 20 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, तो उस पे कितना, 3 गुना 20 करोड़ का कितना हो गया, तो उस पे 60 करोड़ या 25 करोड़। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा, तो हायर कौन सा है, 60 करोड़, तो 60 करोड़ रुपए उस पे पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर उसने प्रॉफिट कमाया होता 5 करोड़ का, तो फिर कितना हो गया इसका, 3 गुना 15 करोड़, और यहाँ पे कितना 25 करोड़, तो हायर कौन सा है, 25 करोड़, तो उस पे 25 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़, या 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। सेक्शन 15H क्या कह रहा है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ टेक ओवर। अगर जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है या फिर कोई एक पर्सन है, उसने किसी कंपनी के शेयर एक्वायर किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या है, आजकल एक रूल आ गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक में अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि मैं इसके इतने परसेंटेज शेयर खरीद रहा हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था कि वो क्या करता था, उसके कुछ शेयर खरीदे, पहले 5% खरीद लिए, फिर 5% खरीद लिए, फिर 15% खरीद लिए, फिर अचानक से उसके शेयर उसमें 51% हो जाया करते थे कंपनी में, और वो कंपनी उसकी हो जाया करती थी। तो वो क्या हो जाता था, वो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ टेक ओवर हो जाता था। उसने टेक ओवर कर ली कंपनी, क्योंकि 51% से ज्यादा हो गए। तो उसके लिए क्या है कि सेक्शन 15H बनाया गया है। अगर आपने ऐसा किया आज के टाइम पे, तो आप पे मिनिमम तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी है, और मैक्सिमम वही 25 करोड़, 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, जो भी हायर हो। ठीक है। अब इसमें देखिए सेक्शन 15H और 15HB की बात कर लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की।
चलिए अब अपन बात करेंगे, अपन ने सेक्शन 15A से 15A से 15H तक की बात कर ली, 8 सेक्शन हो गए। अपन 2 सेक्शन है 15HA और 15HB। 15HA में क्या कहा है, अगर आपने फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग की है या फिर आपने कोई अनफेयर ट्रेडिंग की है तो आप पे मिनिमम तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, और मैक्सिमम कितनी है, सेम है जो 15G और 15H अपन ने पढ़ा था, अभी वहां पे लिखा था कितना था, 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, जो भी मैक्सिमम हो सेम है। यहाँ पे कितना है, मिनिमम 5 लाख, 15H में कितना था, मिनिमम 2 लाख, 15G में कितना था, मिनिमम 10 लाख। तो ये आप सीक्वेंस से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब 15HB की बात करें, इसमें मिसलेनियस पेनल्टीज है, मतलब 15A से लेके 15HA तक अगर एक्टिविटी उसमें कोई भी कवर नहीं होता है तो उसको 15HB में रख के उस पर क्या है, पेनल्टी लगा दी जाती है, जिसका मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 1 करोड़ है। अब देखिए ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया, कोई बहुत ज्यादा इसमें समझने की बात नहीं है, अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें एक बार तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगती है सेबी एक्ट के अंदर, तो कितनी लगती है बताइए, मैक्सिमम पेनल्टी 25 करोड़ रुपए है, ठीक है। या फिर इसमें क्या आ सकता है क्वेश्चन कि मिनिमम पेनल्टी कितनी लगती है, तो मिनिमम पेनल्टी कितनी है इसमें, 1 लाख रुपीज है। 25 करोड़ से ज्यादा भी है, लेकिन वो तब ना जब अपने को प्रॉफिट पता रहे। अगर अपन नॉर्मल बात करेंगे तो मैक्सिमम कितनी, 25 करोड़ और मिनिमम कितनी, 1 लाख। मैंने बाकी आपको नॉलेज के लिए पूरा पढ़ाया, आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि पेपर को हार्ड बनाने के लिए एग्जामिनर अंदर से क्वेश्चन पूछ ले, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अपन सेबी एक्ट की बात कर रहे थे। आज अपन सेबी एक्ट में किसकी बात करेंगे, अपन ने पेनल्टीज की बात कर ली थी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसके अलावा इसके फंक्शंस की बात कर ली थी, और जो भी इसके छोटे छोटे चीजें जैसे एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, उससे रिलेटेड बात करी थी। आज अपन इसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, वो है सेट। सेट क्या है, जनरली क्या होता है सभी एक्ट्स में अपन क्या करते हैं कि जो उसका अपेलेंट ट्राइब्यूनल होता है तो उसको अपन अपेलेंट ट्राइब्यूनल ही बोलते हैं, लेकिन सेबी एक्ट में क्या है, अपन उसको सेट बोलते हैं। सेट मतलब सिक्योरिटीज अपेलेंट ट्राइब्यूनल। इसके लिए जो सेक्शन है वो 15K से 15Z में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अब इसके सबसे पहले अपन मेंबर्स की बात करेंगे। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें 1+2 3 मेंबर्स होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। इसके अलावा ये जो एक मेंबर है ये कौन होता है, ये होता है प्रेसिडिंग ऑफिसर, ठीक है। और ये 2 होते हैं, उनमें एक तो सेक्रेटरी होता है और एक होता है रजिस्ट्रार। तो ये ऐसे इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। अब इसमें एक इसकी टर्म्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 साल या फिर 68 ईयर्स, जो भी पहले हो, ठीक है। जैसे मान लो वो 65 ईयर्स का हो गया, तो अब है ना जो 68 ईयर्स का 3 साल बाद हो जाएगा, तो 68 ईयर्स पे उसको रिटायरमेंट लेना है। लेकिन अगर वो मान लो 62 ईयर्स का है तो 5 साल कब हो रहे हैं, 67 ईयर्स पे हो रहे हैं, तो 67 ईयर्स पे क्या है, वो रिटायर होगा। जो भी इन दोनों में पहले होगा वहां पे वो रिटायर होगा। इधर बात करें तो इधर इसमें क्या है, वही 5 साल तो वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है 62 ईयर्स है। यहाँ पे क्या है 68 ईयर्स की जगह 62 ईयर्स है। अपन ने ईपीएफ एक्ट की बात की थी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, उसमें देखा था कि उसमें जो अपेलेंट ट्राइब्यूनल होता है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है इस बार, उसमें एक तो क्या है, कितने मेंबर होते हैं, एक मेंबर होता है उसमें, साथ के साथ उसका भी है ना जो टर्म इतना ही होता है 5 ईयर और 62 ईयर्स। तो ये अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर। अपने सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में है। जनरली ऐसा ही होता है, जो बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर होता है, अपेलेंट ट्राइब्यूनल का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होता है, वहीं पे सेम जगह पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेबी को किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऐसे ही कौन इसको कौन बनाता है, इसका भी फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब सेबी सेट का क्या काम है बताता हूं मैं। सेट में क्या होता है कि मान लो सेबी ने कोई ऑर्डर दिया है, सेबी ने कोई ऑर्डर दिया है, तो वो क्या है कि किसी को, जैसे सेबी ने मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया है, लेकिन वो ऑर्डर क्या है मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें और कुछ होना चाहिए था। तो अगर मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं एग्रीव्ड पर्सन हो जाऊंगा। मुझे क्या कहेंगे, एग्रीव्ड पर्सन कहेंगे। मैं क्या कर सकता हूं, सेबी के खिलाफ कहां जा सकता हूं, मैं सेट में जा सकता हूं। अपेलेंट ट्राइब्यूनल बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि है ना, जो आपका जो बोर्ड है उससे अगर उसने गलत डिसीजन दे दिया या उसका डिसीजन अपने को अच्छा नहीं लगा तो अपन आगे अपील कर सके, तो इसके लिए सेट बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए टाइम पीरियड फिक्स किया गया है कि सेबी ने जो ऑर्डर पास किया उसके 45 डेज के अंदर अपने को क्या करना है, सेट के पास जाना है और अपने को एप्लीकेशन फाइल करनी है कि नहीं मैं उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हूं। लेकिन इसमें एक चीज और आ जाती है, सफिशिएंट कोज, जो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। सफिशिएंट कोज क्या होता है, ऐसा कोई रीजन जो सेट को एक्सेप्टेबल हो कि हाँ नहीं इस कारण से ये इसने एप्लीकेशन करने में थोड़ा लेट हो गया। जैसे कि आज प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, लॉकडाउन लग गया, सब अपनी जगह रुक गए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि 45 डेज हो गए क्योंकि 2 महीने तक लॉकडाउन चला, तो हो सकता है कोई अप्लाई नहीं कर पाया, तो वो क्या है, वो सफिशिएंट कोज है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा 45 डेज के बाद भी उसकी एप्लीकेशन। या फिर दूसरा क्या रीजन, जैसे मान लो कि उसका एक्सीडेंट हो गया हो, जैसे मैं हूँ एग्रीव्ड पर्सन, यहाँ पे मेरा मान लो एक्सीडेंट हो गया हो और मैं सेट के पास जाके अप्लाई करने में, एप्लीकेशन करने में सक्षम नहीं हूँ, तो उस टाइम पे भी क्या करना पड़ेगा, 45 डेज के बियॉन्ड भी क्या है, सेट को क्या है मेरी एप्लीकेशन क्या एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये होता है सफिशिएंट कोज। तो एग्रीव्ड पर्सन सेबी के ऑर्डर के खिलाफ 45 डेज प्लस सफिशिएंट कोज में क्या करेगा, सेट के पास अप्लाई करेगा। सेट को क्या करना है, ये देखो ये हमेशा सभी में सेम रहता है, 6 मंथ का टाइम दिया जाता है सेट को। आप कहीं पे भी देखेंगे अपेलेंट ट्राइब्यूनल को, तो 6 मंथ में ये क्या करेगा, अपना डिसीजन पास करेगा। अब ये क्या कर सकता है अपने डिसीजन में, सेट के ऑर्डर में क्या कर सकता है, या तो ये क्या करेगा, कंफर्म करेगा। क्या कंफर्म करेगा, ये जो सेबी ने जो ऑर्डर दिया है उसको कंफर्म कर देगा कि नहीं वो ऑर्डर सही था, तो फिर ये ऑर्डर अपने को क्या है मानना पड़ेगा। या फिर उसको वो मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई कैसे, जैसे मान लो सेबी ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई, तो वो कहेगा कि नहीं आपके ऊपर 50 लाख की पेनल्टी ही लगेगी, ठीक है। या फिर वो कह सकता है कि 1.5 करोड़ की लगेगी। तो इस तरह से वो क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है उस ऑर्डर को। या फिर सेट असाइड मतलब, या फिर उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है और आपको फ्री कर सकता है कि नहीं आप पे किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। वो ऑर्डर को क्या कर सकता है, इनवैलिड कर सकता है। अब देखिए ये जो ऑर्डर है इसकी कॉपी किस किस को भेजी जाएगी, जो जो इस केस से जुड़े हुए हैं। तो इस केस से कौन जुड़ा हुआ, सबसे पहले तो मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे पास एक कॉपी आएगी एग्रीव्ड पर्सन के पास। दूसरा कौन जुड़ा हुआ है, एडजुकेटिंग ऑफिसर, जिसने है ना जो सेबी का जो क्या किया था, जिसने इंक्वायरी की थी और जिसने ऑर्डर पास किया था वो। और तीसरा एक क्या है, जो सेबी का चेयरपर्सन है, उसको क्या, उसके पास क्या जाएगी, एप्लीकेशन जाएगी। चलिए अब अपन बात करेंगे कि इसके रेजिग्नेशन की बात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अपन ने बात की कि सेबी के ऑर्डर के खिलाफ अपन क्या कर सकते हैं, सेट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जैसे मान लो सेट ने क्या किया, सेट ने दोनों पार्टियों को बुलाया और उसकी कंसेंट से क्या है ऑर्डर पास किया। या फिर इसके पीछे चले जाए अपन, सेबी ने क्या है, दोनों पार्टियां थी, उनकी कंसेंट से कोई ऑर्डर पास किया है। तो फिर क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उस ऑर्डर के खिलाफ अपन अपील नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं था, ठीक था, मेरे सामने कोई एक पार्टी थी, हम 2 पार्टियां थी, सेबी ने क्या किया, हम दोनों को बुलाया और हम दोनों की सहमति ली, ठीक है, फिर ऑर्डर पास किया। या जैसे सेबी ने मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई थी, तो मैंने और सेबी ने मुझे बुलाया, मेरा कंसेंट लिया कि ये देखो हम आप पे इतनी पेनल्टी लगा रहे हैं, ठीक है, और मैंने कहा कि हाँ सर आप लगा दीजिए, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो फिर क्या कर सकता है, अगर फिर सेबी ने ऑर्डर पास किया है तो मैं क्या है सेट के पास अपील करने नहीं जा सकता। या फिर सेट के पास ऐसा हुआ है कि कंसेंट से ऑर्डर पास हुआ है तो फिर आप उसके आगे अपील करके नहीं जा सकते। कहने का मतलब यही है कि अगर कंसेंट से ऑर्डर पास किया गया है तो आगे अपन अपील नहीं कर सकते। नो अपील इफ ऑर्डर इज गिवन बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज। सेकंड बात करेंगे इसके रेजिग्नेशन की। जो सेट के मेंबर्स है, सेट में कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है। एक कौन होता है, एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, एक सेक्रेटरी और एक रजिस्ट्रार। तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। हैंड रिटन रेजिग्नेशन देंगे। किसको देंगे, देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रेजिग्नेशन उसी को दिया जाता है जो अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। तो सेट को बनाया किसने था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो रेजिग्नेशन भी किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देगा। उसकी इफेक्टिव डेट कब होगी, तो उसमें 3 चीजें हैं कि जैसे मान लो जिस मेंबर ने रेजिग्नेशन दिया है उसके जगह पे कोई नया अपॉइंट हो गया तो उस डेट को उस डेट से वो इफेक्टिव हो जाएगा। या फिर उसकी ओरिजिनल एक्सपायरी, उसमें लिखा गया है कि इतने दिनों के बाद में वो क्या होगा, उसका पीरियड खत्म हो जाएगा। या फिर बाद में उसने जो नोटिस दिया है उसके 3 महीने तक के टाइम में। तो इन तीनों में से जो भी पहले होगा, इन तीनों में से जो भी पहले होगा वहां से क्या हो जाएगी, रेजिग्नेशन की डेट इफेक्टिव हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करेंगे अपन की सेट के ऑर्डर के खिलाफ अपन आगे कहाँ जा सकते हैं, अपील अगेंस्ट सेट। तो उसके लिए अपन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्ट है जहां पे यहाँ पे हाई कोर्ट भी मेंशन किया गया है, लेकिन सेबी एक्ट में अपन कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि किस किस एक्ट में हाई कोर्ट के पास जाते हैं, उससे क्या है इजिली अपने को याद हो जाएगा। अब देखिए इसका एक चार्ट प्रिपेयर किया है अपन ने, उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें देखिए अपना समझने की कोशिश करेंगे और आसानी से याद भी हो जाएगा। सेबी का ऑर्डर था, उसको मेरे को क्या है वो एक्सेप्ट नहीं था, तो मैं क्या था, मैं एग्रीव्ड पर्सन था। मैं किसके पास गया, मैं गया सेट के पास। सेबी के ऑर्डर से मैं क्या था, सेबी के ऑर्डर से मैं क्या था, परेशान था। मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं मिला कि वो ऑर्डर सही है या नहीं है, तो मैं सेट के पास गया। उसके लिए इस ऑर्डर के कितने दिन के अंदर जाना था, 45 डेज प्लस सफिशिएंट कोज, जो अपन पढ़ चुके हैं। अब क्या है, मैं सेट के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं हूं, ठीक है, हाईली अनसेटिस्फाई हूं मैं। तो अब मैं कहां जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके लिए टाइम पीरियड सेट के ऑर्डर से 60 डेज प्लस 60 डेज और, वो किस लिए, जब सफिशिएंट, देखो यहाँ पे सफिशिएंट कोज में कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट कोज के लिए भी कितना टाइम दिया हुआ है, 60 डेज। मतलब 120 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है, उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा वो फाइनल डिसीजन होगा, उसके खिलाफ अपन आगे कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ कि एग्रीव्ड पर्सन ने क्या किया कि मैं तो सेट के पास नहीं जाऊंगा, कि मैं तो सेट के पास नहीं जाऊंगा। वो डायरेक्ट कहां चला गया, सेक्शन 20 के अंदर बताया गया है कि वो चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। डायरेक्ट अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो अपन इधर से सेट के पास चले जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाए। तो वो कहां चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन दिया, जो भी ऑर्डर दिया, वो क्या होगा, फाइनल ऑर्डर होगा। उसके खिलाफ अपन क्या है, कहीं आगे कंप्लेन नहीं कर सकते या फिर आगे उसके लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे अपन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर फाइनल है, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, उसके आगे अपन कहीं जा नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने बात क्या कर ली है, अपन ने सेट की बात कर ली है पूरी तरह से। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 24A। सेक्शन 24A में क्या दिया गया है, इसमें ऑफेंस के कंपाउंडिंग के बारे में बताया गया है कि कंपाउंडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये 4 तरह की होती है, अपन पहले कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से बताता हूं मैं। इसमें देखिए ओनली फाइन और इम्प्रिजमेंट, इन दोनों को अपन क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग का यहाँ मतलब क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपाउंडिंग का मतलब है कि अपन ने पैसे भरे और अपन क्या है छूट गए, मतलब उसमें आपको कंपल्सरी आपको जेल की सजा नहीं होगी। यहाँ पे देखिए केवल ऑप्शन क्या था अपने पास, केवल ऑप्शन था कि आप फाइन भर दो और आप फ्री हो जाओगे, तो ये कंपाउंडिंग हो गया। यहाँ क्या ऑप्शन अपने पास, या तो फाइन भरो या फिर जेल जाओ। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं
कि जैसे अपन ने रेड लाइट क्या कर दी, अपन जब बाइक चला रहे होते हैं तो वो अपनी जनरली आदत होती है कि रेड लाइट को अपन क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, वो करना नहीं चाहिए। तो उसमें क्या ऑप्शन होता है, उसमें रहता है ना कि आप 500 रुपये जुर्माना भरो, या फिर आपको 1 महीने की जेल होगी, या फिर दोनों होंगे। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि फाइन भरो या जेल, दोनों में से एक ऑप्शन है, तो उसको अपन कंपाउंडिंग कहेंगे। ठीक है, कंपाउंडिंग का समझ में आया कि आप फाइन भर के और आप उस चीज से बिल्कुल फ्री हो जाओगे, उस जो भी आपने रूल्स को तोड़ा है उससे आप फ्री हो जाओगे। दूसरी बात करते हैं अपन नॉन कंपाउंडिंग। नॉन कंपाउंडिंग में क्या है कि आपको या तो जेल की सजा होनी है, आप है ना जो फाइन भर के उससे बच नहीं सकते हैं, तो उसको नॉन कंपाउंडिंग कहेंगे। या फिर आपके पास दोनों में से एक ऑप्शन नहीं है, आपको फाइन भी भरना है और आपको इम्प्रिजनमेंट भी होगा, दोनों होगा, तो यहाँ पे भी अपने को क्या है, जेल की सजा क्या होगी, कंपल्सरी होगी, तो इसको नॉन कंपाउंडिंग कहते हैं। ये समझ में आया होगा, कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग। अब अपन आगे अपना लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 26A, जो कि स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है इनके लिए, जो भी सेबी एक्ट है या जो भी एक्ट होते हैं उनमें जो अपील के लिए उनका जो भी ट्रायल्स चलता है उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती है। क्योंकि जो अगर अपन नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे तो वहां तो पहले ही बहुत केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर ये भी केस वहीं पे चला जाएगा तो फिर बाद में वही चलता रहेगा 5 साल 10 साल 15 साल। तो इसके लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लगभग सभी एक्ट्स के लिए सबके लिए अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई है, तो वहां पे जाके आपका क्या हो सकता है, ट्रायल्स हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन बात करेंगे स्पेशल कोर्ट्स की, जो मैंने आपको बताया क्या होता है। सेक्शन 26A और 26B में इसके बारे में दिया गया है। कौन फॉर्म करेगा इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और इसमें मेंबर कितने होते हैं, एक ही मेंबर होता है। देखो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, जनरली क्या होता है कि जो स्पेशल कोर्ट्स जितनी भी बनाई गई है, शायद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी है स्पेशल कोर्ट, तो वहां पे क्या होता है, एक ही मेंबर अपॉइंट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे सेबी एक्ट खत्म होता है। अब देखिए अपन इसमें इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक तो पेनल्टीज से अगर उसको हार्ड क्वेश्चन पूछना होगा तो वो सेक्शन देगा कि इस सेक्शन के अंदर आपको कितनी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और अगर नॉर्मल क्वेश्चन देना होगा तो वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको क्या है, मिनिमम पेनल्टी पूछेगा, मिनिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, तो मिनिमम कितनी थी, 1 लाख थी, और मैक्सिमम कितनी थी, मैक्सिमम 25 करोड़ थी। ठीक है, ये 25 करोड़ वाला क्वेश्चन तो आ भी चुका है, हो गई बात इसकी। इसके अलावा अपन ने सेट पढ़ा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट का अपन ने जो चार्ट पढ़ा वो आप याद कर लीजिएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, तो 45 डेज प्लस सफिशिएंट कोज प्लस 60 डेज प्लस 60 डेज, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 20 के अंदर वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा तो बस इसमें क्या है, यही तो मेन पॉइंट्स है। इसके अलावा जैसे स्पेशल कोर्ट्स पढ़ाया, कंपाउंडिंग नॉन कंपाउंडिंग, वो तो आपके नॉलेज के लिए, पर इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि कंपाउंडिंग नॉन कंपाउंडिंग दोनों होंगे या फिर केवल कंपाउंडिंग होगा, तो इसमें दोनों होंगे। अब इसमें 1-2 सेक्शन और रह गए हैं, तो वो मैं आपको और पढ़ा देता हूँ, याद नहीं रहा था, वो भूल गया था मैं, तो अब उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 16, 17, 18, 19, इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो इसमें क्या है, सेक्शन 16, 17, 18, 19 में क्या दिया गया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर दी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास क्या क्या पावर है। तो देखिए उसमें सेक्शन 16 में क्या बताया गया है, सेक्शन 16 में बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन देगा, किसको डायरेक्शन देगा, सेबी को डायरेक्शन इशू कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। देखिए जो बनाता है वही डायरेक्शन इशू करता है, तो इसको इसने बनाया। सेक्शन 17 में क्या दिया गया है, सेक्शन 17 में दिया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेबी को क्या कर सकता है, जो सेबी का जो भी बोर्ड है, सेबी का मतलब क्या है, या तो उसका बोर्ड या फिर उसका चेयरपर्सन उसको सुपरसीड कर सकता है मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। अब ये क्या होता है, सुपरसीड क्या हो गया,
सुपरसीड का मतलब होता है कि उसको वो हटा सकता है, 6 महीने के लिए उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा, तो उसके 3 रीजन दिए हुए हैं। या तो कोई इमरजेंसी हो गई हो, ठीक है, या तो कोई इमरजेंसी हो गई हो, या फिर क्या है कि जो बोर्ड है वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में, जो ड्यूटी है ना वो डिस्चार्ज करने में, मतलब क्या हो रहा हो, उस वो बोर्ड है ना जो अपनी ड्यूटी है ना वो सही तरह से नहीं कर रहा हो। या फिर तीसरा रीजन क्या होगा कि उसने क्या किया हो, कोई डिफॉल्ट कर दिया हो। तो इन 3 कंडीशन में क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी को बोर्ड को क्या करेगा, पूरी तरह से चेंज करेगा और 6 महीने तक पावर्स क्या है अपने पास में ले लेगा। लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के अंदर अंदर उसको क्या करना है, नया सेबी का बोर्ड बनाना है। उसके बाद में सेक्शन 18 की बात करेंगे। सेक्शन 18 में वही दिया गया है कि सेबी क्या करेगा, जो भी अपने रिपोर्ट्स हैं, जो भी इसकी रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 3 मंथ्स के अंदर, विद इन 3 years 3 months ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा, क्या करेगा, पार्लियामेंट के सामने रखेगा। ये कौन सी रिपोर्ट्स है, ऑडिट रिपोर्ट्स है शायद, रिपोर्ट्स तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट होता है। हाँ, तो ये ऑडिट रिपोर्ट्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन 19 की। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो सेबी है, जो सेबी है वो क्या करेगा, वो जो अपने मेंबर्स हैं, जैसे मान लो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन के पास क्या है, काम का लोड बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, सेबी क्या करेगा, प्रायर अप्रूवल लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और डेलीगेट कर देगा पावर, किसको, अपने मेंबर्स को। जैसे बोर्ड के पास काम ज्यादा आ गया तो वो किसी और मेंबर्स को अपनी पावर क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगा क्योंकि उसके द्वारा बनाई गई है, और उन मेंबर्स को क्या अपनी पावर दे देगा ताकि काम भी क्या है अच्छी तरह से हो सके और उन पे भी लोड कम हो सके। तो ये अपन ने देखो सेक्शन 16, 17, 18, 19 और इसके अलावा सेक्शन 24, सेक्शन 26 और बाकी जो भी सेक्शंस है वो अपन ने पढ़े। इसमें टोटल 35 सेक्शंस थे जिसमें अपन ने इम्पोर्टेंट सेक्शन, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन सबकी बात कर चुके हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, अगर आप इसको 15-20 मिनट में एक्ट कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से एक बार नोट्स बनाने के बाद में। चलिए, तो ये अपना हुआ कंप्लीट सेबी एक्ट। अगर आपको है ना, जो मैं वही कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, अगर आपकी एसएस एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।